दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले आज एक और राजवंश, जिसे हम राष्ट्रकूट राजवंश के नाम से जानते हैं। जैसा कि राष्ट्रकूट नरेशों का जो उदय हुआ था वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों को मिलाकर राष्ट्रकूटों का अभ्युदय हुआ था। उनके राज्य स्थापना हुई थी। तो इसके जानकारी के लिए, इसके इतिहास को जानने के लिए हम राष्ट्रकूटों के पूर्वजों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक, ऐसे राष्ट्रकूट का अर्थ होता है राष्ट्र का मुखिया। ठीक है ना। तो राष्ट्र का जो संदर्भ है, राष्ट्र शब्द का जो संदर्भ है, प्रमंडल या राज्य के शब्द के संदर्भ में लिया जाता है। तो ये हम जानेंगे कि राष्ट्रकूट शब्द को हम लोग एक और अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, जैसे प्रांतीय अधिकारियों के वर्ग के लिए भी किया जाता था। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि अशोक के अभिलेखों में रथ चलाने वाले रथिक के रूप में भी इसका हम लोग उस शब्द से भी हम इसे जोड़कर देखते हैं। तो ये राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट शब्द प्रांत के अधिकारियों या राष्ट्र के प्रांत के प्रमंडल के मुखिया और रथ चलाने वाले रथिक शब्दों का पर्यायवाची शब्द जैसे राष्ट्रकूटों को माना गया है। तो राष्ट्रकूट का जो पहला और राष्ट्रकूटों का जो पहला शासक हुआ वो दंती दुर्ग हुआ। ठीक है ना। दंती दुर्ग का मतलब ये हुआ जिसका हाथी ही दुर्ग है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम आगे चलते हैं। ठीक है। कहते हैं राष्ट्रकूटों के जो पूर्वज थे, शुरू में लातूर, जब जो महाराष्ट्र में है, लातूर से इलिचपुर लगभग एमपी के आसपास, इलिचपुर उसको यानी राजधानी को ट्रांसफर किया गया था, स्थानांतरण किया गया था 625 ईस्वी में। ठीक है ना। 625 ईस्वी में दंती दुर्ग के पहले जो राजा हुआ करते थे वो लातूर से इलिचपुर लाए, और वहीं दंती दुर्ग जो 733 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित किया, लेकिन इससे पूर्व वो चालुक्यों के, बादामी के चालुक्यों के अधीन सामंत के रूप में वे लोग राज कर रहे थे। लेकिन कीर्तिवर्मन, चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन से युद्ध करके दंती दुर्ग, ठीक है ना, कीर्तिवर्मन से युद्ध करके वो 733 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लेता है। ठीक है। और इसमें कहते हैं अरब आक्रमण को भी दंती दुर्ग ने रोका था, इसलिए उसे कई उपाधियां भी मिली थी जो आवश्यक नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कई राजा हुए, दंती दुर्ग के बाद और कई राजा हुए, और ये बहुत ही कुशल शासक इस राजवंश ने दिया है। ठीक है ना। जैसे दंती दुर्ग के बाद 756 ईस्वी में कृष्ण वन, इसी के काल में एलोरा के कैलाश मंदिर की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। की गई इसी का समय 756 में दंती दुर्ग की मृत्यु के बाद कृष्ण प्रथम आदमी जो है वो राजा बनता है। ठीक है। इसके बाद गोविंद द्वितीय आया।
गोविंद द्वितीय 756 के बाद 773 में कृष्ण प्रथम की मृत्यु के बाद गोविंद आता है, गोविंद द्वितीय। कहते हैं ये अयोग्य राजा था, ठीक है ना, ये अयोग्य राजा था। इसके बाद गोविंद द्वितीय के बाद ध्रुव आता है। ध्रुव, जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे तो ध्रुव जो है धर्मपाल के साथ और प्रतिहार नरेश, ये पाल नरेश और ये धर्मपाल पाल नरेश हुआ, और ये प्रतिहार नरेश वत्सराज के साथ युद्ध करता है और कन्नौज को अधिकार करता है, लेकिन वो शीघ्र ही दक्षिण लौट आता है। अब आते हैं और ये दक्षिण की ओर अपने राज्य सत्ता में राज्य और सत्ता में इसके राज्य में किसी प्रकार का जो है वो घटना घटती है जिसके कारण वो तुरंत अपने दक्षिण की ओर लौट जाता है। इसके बाद देखिए धर्मपाल और वत्सराज और ध्रुव, धर्मपाल शुरू करने वाला सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार करने का काम किसके, पाल नरेश, ठीक है ना, धर्मपाल ने किया था। इसके बाद आया गोविंद द्वितीय, नागभट्ट प्रथम को हराने के बाद वह गंगा घाटी तक जाता है, लेकिन वहां आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाता है और शीघ्र ही सत्ता और साम्राज्य में संकट आने के कारण वह दक्षिण के लोगों के साथ संकट महसूस करता है और वो दक्षिण लौट आता है। दक्षिण में गोविंद तृतीय केरल, लंका, मदुरै के पांडे, कांची के पल्लव और चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, इन सभी छोटे छोटे राज्यों पर आधिपत्य हेतु उन्हें डराता है और वो अपना उसके अधीनस्थ ये राजा अधीनस्थ हो जाते हैं, यानी राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ ये सभी राजवंश अधीनस्थ हो जाते हैं। इसके बाद यह जो है गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष नामक एक राजपूत नरेश बना, ठीक है ना, राजा बना। वो गोविंद तृतीय की तरह साम्राज्यवादी नहीं था, ठीक है ना, वो धर्म और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था, यानी धार्मिक व्यक्ति था और साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं जो था वो लेखक और कवि दोनों था, ठीक है, लेखक और कवि दोनों था। उसने अपने शासनकाल में ही उसने 2 ग्रंथ की रचना की जो कन्नड़ भाषा में थी। कन्नड़ में लिखा गया, राजनीति जिसका आधार था, ठीक है ना, राजनीति जिसका आधार मानकर उसको लिखा गया, वो था कवि राजमार्ग, ठीक है ना। इस नाम से तो पता नहीं चलता है, ठीक है, लेकिन कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना अमोघ वर्ष ने की थी, ठीक है, जो राजनीति पर आधारित था और कन्नड़ भाषा क्या था, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। अर्थशास्त्र से यह नहीं पता चलता है कि ये कौन सा किस पर आधारित है। ऐसा लगता है जैसे धन्य धान्य और वित्तीय तथ्यों से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अमोघ वर्ष ने एक और ग्रंथ की रचना की जिसे हम लोग प्रश्नोत्तर माला कहते हैं, ठीक है ना, ये भी कन्नड़ भाषा में ही था, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है धर्म और साहित्य पर का उसका प्रेमी था, स्वयं लेखक और कवि था, लेकिन इसके दरबार में और कवि संत भी थे, जैसे जिनसेन नामक एक विद्वान रहा करते थे इनके दरबार में, जिनके द्वारा आदि पुराण की रचना की गई, आदि पुराण की रचना की गई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे अमोघ वर्ष का शासनकाल में किए गए कार्य। इसके बाद इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो प्रतापी राजा हो सके, लेकिन इसके अंतिम राजा जो 927 ईस्वी में हुआ, कर्क द्वितीय,
कर्क द्वितीय को चालुक्यों ने एकत्रित होकर इससे युद्ध किया और इसे हरा दिया, ठीक है ना। और इसके जो राजधानी थे मान्यखेत पर कब्जा कर लिया गया और इनको नष्ट करने के लिए आग लगा दिया गया, ठीक है ना। और पूरी तरह से राष्ट्रकूट साम्राज्य खत्म हो गया, ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों, राष्ट्रकूट जो नरेश दंती दुर्ग था वो चालुक्य के ही अंतर्गत सामंत के रूप में कार्य कर रहा था और अंतिम जो है कर्क द्वितीय वो राष्ट्रकूट नरेश था जो चालुक्य से ही हारा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास भी संदेश देता है दोस्तों कि चालुक्य शुरू से थे, उनका अस्तित्व शुरू से बरकरार था। तो दोस्तों, ये थे चालुक्य राष्ट्रकूट नरेशों के बारे में, राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के बारे में। आप वीडियो को देखते रहिए, विभिन्न तथ्यों को जो आपको महसूस हो लेना चाहिए नोटबुक में लिख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, दो बार देखिए, ठीक है ना। और ये जेपीएससी, बीपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी में जहां आपको जीएस पेपर की दरकार होगी वहां ये बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों, आगे का वीडियो है, देखते रहिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में 2 राजवंशों का हमने जिक्र किया है। अब इसके बाद गुर्जर प्रतिहार है, उसका भी हम अगले वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए दोस्तों और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।